जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास से ना हम लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ना 1 दिन का टाइम लगना चाहिए, मोटा-मोटी मीन्स मेरी तरफ से 1 दिन और आप लोगों की तरफ से 1 दिन। 12.1 आ रही है, 12.2 इसमें पूरी डिलीट है, मिसलेनियस पूरी डिलीट है। बट फिर भी मुझे क्या लगता है ना कि जब एक और सैंपल पेपर हमारा आ जाएगा, यानी कि 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बट अगर फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन आएगी और कोई क्वेश्चन ऐड होता है, तो वो हम कर लेंगे कवर, क्योंकि पिछली बार क्या था कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ डाइट प्रॉब्लम भी थी, मैन्युफैक्चरिंग भी थी। इस बार पूरी वर्ड प्रॉब्लम हटाई हुई है, तो वैसे तो नहीं आना चाहिए, कुछ ऐड नहीं होगा इतने लास्ट मोमेंट में, बट फिर भी कुछ हुआ तो हम देख लेंगे, ठीक है? आज की क्लास के लिए सबसे पहले आप लिखो लीनियर। और मैं आपसे कहूं कि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है पहले, ये चैप्टर आपने आधा-आधा पढ़ा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग। भैया आधा-आधा पढ़ा हुआ है का मतलब आधा आपने पढ़ा था, पता है कब? क्लास 10th में। और आधा आपने पढ़ा था क्लास 11th में। भैया क्लास 10th में किस नाम से पढ़ा था वो भी बता देता हूं आपको। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से पढ़ा होगा आपने। ये उसका भी यूज होगा यहाँ पर, याद रखना। और यहाँ पर आपने किस नाम से पढ़ा था, कोई बता सकता है क्लास 11th में? लीनियर इनइक्वालिटीज। ये दोनों हमने पढ़े थे और इन दोनों का यहाँ पर काम है, क्योंकि मैं एक चीज ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि जितना इस बार हमारे सिलेबस में आ रहा है ना, मतलब 12th के 2022 के जो सिलेबस में आ रहा है, मैं आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग होना भी नहीं चाहिए। ये इस दो का कॉम्बिनेशन है सिर्फ, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस है ना, वो 12.2 से ही शुरू होते हैं। 12.1 में ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब जो सुनने में आया है, जो हमने देखा है, इंटरप्रिटेशन लिया, सिर्फ उसमें 12.1 आ रहा है, तो उसमें कोई इतनी हाई तौबा वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे करने क्या वाला हूँ ना, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कराने वाला हूँ, और उसको कराते-कराते ही मैं आपको 4-5 चीज़ें बताऊँगा जो इस एक्सरसाइज में आपको पूरी की पूरी काम आनी है। फिर 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करना, 1-2 क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगा। बट हाँ, याद रखना मैं तो ऐसे ही बनाऊँगा, आप लोगों को ग्राफ पे बनाने हैं प्रॉपर्ली। किस पे बनाने हैं? ग्राफ पे। तो आज आप जाते ही जिसके पास नहीं है वो सारे के सारे क्या लेंगे? ग्राफ कॉपी लेंगे, क्योंकि मैंने इंटीमेट भी नहीं करा था आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो आप लोग पहले। पढ़ लो एक बार आप, क्योंकि है बहुत छोटा। मैं तो करा ही दूँगा। आप पढ़ो एक बार पहले छोटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमाइज करना है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, पता नहीं क्या है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई। ये क्या साइन दे रखा है यार? ये कौन सा साइन है? 1 मिनट, अब जिनसे पूछो। जी, ऊपर कर लो फेस से। अब यार जिससे पूछो सब नीचे करके बैठोगे तो कैसे चलेगा? जी, ये किसका साइन है ये? x मतलब इससे x प्लस 4 क्या पढ़ा जाएगा? क्या ये वो क्या होता है? मुंह खुला है। नहीं क्या है? नहीं, वो तो 0 से 4 तक जो लिमिट होती है, वो हमेशा ब्रैकेट्स में पढ़ी जाती है, या तो ओपन या क्लोज। और ये मैंने बताई थी, क्या कहते हैं अंश, बट ये अलग तरीके से ले गए आप उसको। इसका क्या मतलब है? जी, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन। पढ़ेंगे कैसे इसको? इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। भैया ये याद रखना, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब भैया पहला मुद्दा तो आ गया जो समझना चाहिए आप लोगों को, है ना? आपको समझ आया नहीं आया क्या लिखना चाहिए हमें सबसे पहले? भैया इसी में मैं कुछ-कुछ चीज़ें लिखवाऊँगा, सबसे पहले आप लोगों को लिखना चाहिए। भैया अगर मान लीजिए कोई ऐसा साइन दे रखा है कि x की वैल्यू ऐसा कुछ करके दे रखी है, तो इसको कैसे पढ़ोगे? x इज, चलो सही कह रहे हो, मोर देन या इक्वल टू भी बोल सकते हैं वैसे तो, बट ठीक है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू व्हाटएवर जो भी इधर दे रखा होगा, खत्म कहानी। अगर मान लो सिर्फ वैल्यू ये दे रखी है तो क्या लिखोगे? x इज ग्रेटर देन, इसमें अब आप और कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? क्यों? अच्छा क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो इसमें इक्वल्स टू का साइन है ना, ये वाला, ये इसमें नहीं दे रखा, ठीक है? जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, आप कर लो इसमें से, ठीक है? सिंपल है, इतना सोचा मत करो कि ये नहीं आता, मैं नहीं आता। जब आ गया ना सीख में, तो सब सीखना शुरू कर दो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी कि क्यों नहीं आता था हमें, ठीक है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? x इज लेस देन इक्वल्स टू। जी महाराज, इसमें इक्वल्स टू क्यों बोल रहा हूँ मैं? गुरुदेव, किस चीज का साइन है? इक्वल्स टू का, ठीक है? और इसको मैं क्या बोलूंगा? x इज, ओहो इक्वल्स तो आएगा ही नहीं, x इज लेस देन। मतलब जो भी यहाँ लिखा होगा वो बोल लोगे ना आप लोग कि भैया 4 है, 5 है, जो भी है वो बोल लोगे आप। चलिए पहली चीज तो ये थी। भैया इसके बाद ना, आज मुझे लगता है कि मेरे को एक चीज रिपीट करने की जरूरत है। ये ब्रैकेट्स, ये कौन से ब्रैकेट्स हैं? क्या कहते हैं इनको? क्लोज्ड ब्रैकेट्स। इसको ओपन। एक और नाम होता है,
इंक्लूसिव और नीचे वाले को एक्सक्लूसिव। भैया प्लीज मतलब समझा दीजिए, क्योंकि हमें भी पता है कि ये लिख तो ऐसे ही सकते हैं। सुनो, अगर मैं किसी ब्रैकेट को ऐसा लेके चल रहा हूं, यानी कि क्लोज, और मैं बोल रहा हूं 1 से 4, और x की वैल्यू बिलोंग करा रहा हूं मैं कि भैया ये बिलोंग करता है x से, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताना। 1, 2, 3 और 4। भैया ऑब्वियसली 2.5 भी हो सकते हैं, 2.9 भी हो सकते हैं, बट अभी मैं मोटा मोटी नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि होल नंबर ले रहा हूँ। अगर मैं पर इसी ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं और इसे बोल दूं कि ये बिलोंग्स टू एक्स होता है, एक काम करते हैं ऐसा लिख लेते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू, ये लिखने में भी गंदा लग रहा है, एक्स बिलोंग्स, अच्छा ये पता है ना किसका साइन होता है, पक्का ना, बिलोंग्स टू का, ठीक है। अच्छा एक्स बिलोंग्स टू, मैं बोल रहा हूँ 1 2 4 ओपन ब्रैकेट में, तो इसकी वैल्यू पता है क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकती, 1 और 4 नहीं हो सकती। मैं पढ़ने का मतलब बताता हूँ इसमें। इसका मतलब है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। बट इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स की वैल्यू 1 और 4 के बीच में है। अब भैया 1 और 4 के बीच में कभी भी ना 1 और 4 नहीं आता। और पता है, पता नहीं आप लोगों ने नालायक को 11th में भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट इसको कुछ ऐसा भी शो करते हैं, ऐसा, ऐसा, यानी कि 1 और 4। अगर भैया 1 और 4 इंक्लूडेड है, तो फिर इसको क्या कर देना, शेड कर देना। पढ़ा है कहीं बचपन में ऐसा अभी आप लोगों ने, इसको शेड कर देना। बट अगर ये ओपन है तो इसको शेड मत करना, ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर ये सिर्फ नॉलेज पर्पस था। हाँ, इसका यूज आ सकता है, इन दो का यूज हो सकता है, बट इसका इतना यूज नहीं होगा, ठीक है। कम ऑन, ये आपकी दोनों बातें क्लियर हुई। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको कैसे पढ़ना है, x प्लस 4 इज लेस देन 4, इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू या तो 4 आएगी या फिर 4 से छोटी आएगी। कितनी छोटी आएगी अपने को कुछ नहीं पता। भैया यहाँ पर ना एक और चीज बता रखी है, ये क्या बता रखा है आपको, x एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं दो तीन चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले, लीनियर प्रोग्रामिंग में जो सबसे बड़ी चीज है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक मिनट, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में, शॉर्ट में लिख लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भैया आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है सुनो। देखो जो एक्सरसाइज का जो मजा था ना, वो यकीन मानना मैं अभी पहले भी कह रहा था आपसे, पूरा का पूरा था 12.2 में, क्योंकि वहां पर ना तीन इतनी मजेदार प्रॉब्लम थी, डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो कि बहुत मजेदार थी, सच में मजा भी आता था, और बच्चे को भी लगता था कि हम जेन्युइनली दिमाग लगा रहे हैं किसी चीज पे। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं भैया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब बता देता हूँ, देखो वहां पर हम कैसे बताते थे कि मान लो कोई सेलर है, कोई सेलर है, वो किसी दो आइटम बेचता है, यानी कि वो आइटम पी और आइटम क्यू को बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके पास आइटम पी की कुछ क्वांटिटी दे रखी होती थी, आइटम क्यू की भी कोई क्वांटिटी दे रखी होती थी। वो बताता था कि ये कॉम्बिनेशन बेचता है वो, यानी कि वो पी प्लस क्यू को दोनों को मिलाकर बेचता है। अब एक बात बताओ, एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू वो दो तीन चीजें चाहेगा, क्या, कि उसका प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा। भैया उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सेलर का हमेशा क्या कंसर्न रहता है, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ज्यादा या कम। कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा या कम, बताओ। हाँ भाई, कॉमर्स वाले तो बता सकते हैं, क्या होनी चाहिए कॉस्ट, ज्यादा। वेरी वेरी गुड बेटा, यही तो था, यही तो पढ़ा है कॉमर्स में हमने कि कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। मींस ये मान लो कि मैंने ये पेन है, मतलब इस अगर मान लो ये मार्केट में 4 रुपए का पेन मिल जाता है, तो मेरी कॉस्ट ज्यादा होने के लिए मैं इसको 4 में नहीं लूंगा, मैं इसको 8 रुपए में लूंगा बेटा। ये मतलब कह रहे हो तुम लोग। भैया कॉस्ट कम होनी चाहिए हमेशा, कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए, रीजन समझ लो आज उसका गधो। भैया देखो, हमेशा एक सेलर क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा। इस प्रॉफिट ज्यादा का मतलब पता है क्या है, वो कॉस्ट हमेशा क्या चाहेगा, कम। अब पता है जिस चीज से तुम लिंक कर रहे हो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो सुनो, 10 रुपए का आइटम मैं बेचता हूँ मान लो, मैं हमेशा क्या चाहूंगा कि वो मेरे को 5 रुपए में मिल जाए, या फिर मैं चाहूंगा इससे भी कम में मिल जाए, 1 रुपए में मिल जाए, 2 रुपए में मिल जाए। बट प्रॉफिट क्या होगा, देखो 10 माइनस 5, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 5 रुपए, क्योंकि 10 रुपए की चीज मैंने ली कितने में थी, 5 में। अब एक बात बताओ, कॉस्ट तुम लोग क्या चाहोगे, ज्यादा करना है कम करना, क्या ऑब्वियसली कम कर रहा है ना, तुम चाहोगे तुम्हें तो 1 रुपए में मिल जाए, क्योंकि 10 रुपए की चीज तुम लोग 1 रुपए में पालोगे तो तुम 9 रुपए तो ऑब्वियसली कमाओगे ही कमाओगे ना। तो कॉस्ट हम हमेशा क्या चाहते हैं, कम, ठीक है। अब होगा क्या, 12.2 में ऐसा होता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बोलते थे कि भैया आपको बताते थे कि बढ़ाना है घटाना है, जैसे कि अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चाहोगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि उसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, हमेशा बढ़ा हुआ। अब एक बात सोचना, यहाँ पर ना एक डाइट प्रॉब्लम थी। डाइट प्रॉब्लम मतलब कि भैया कोई मिनरल और विटामिन खा रहा था कोई बंदा, जैसे मान लो अंश जैसा कोई फिटनेस फ्रीक होगा, वो क्या करना था, वो क्या करता था, सिर्फ मिनरल्स और विटामिन खाता था अपनी डाइट में। अब एक बात बताओ, कोई फिटनेस वाला बंदा है, वो कोई भी प्रोडक्ट कब ज्यादा लेगा, जब उस प्रोडक्ट में क्या ज्यादा होगा, विटामिन और मिनरल्स ज्यादा होंगे तभी देख के लोगे। जैसे तुम देखते हो ना इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो भैया विटामिन और मिनरल्स ज्यादा। अब एक बात बताओ, अगर डाइट में क्या अब उसका कंसर्न होगा, अगर मैं उसका बोलूं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो क्या देखेगा कि उसके जो मिनरल्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज्यादा या कम।
अच्छा उसका फैट बोलूँ तो मैं, फैट क्या होना चाहिए? फैट कम होना चाहिए। तो इस तरीके से ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ दे रखे थे? सारे के सारे 12.2 में दे रखे थे। यहाँ पर अब मैं मोटा-मोटी एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखे हुए मिलेंगे। भैया कहाँ लिखे हुए मिलेंगे? देखो, मैक्सिमाइज़ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमाइज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मीन्स वहाँ पर तो अपने को पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ता था, फिर ये चेक करना पड़ता था कि उसको मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है और फिर उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता था। बट यहाँ पर अपना काम बहुत आसान हो गया है। आपको एग्ज़ामिनर क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता देगा। देखो, मैक्सिमाइज़ का मतलब ये क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमाइज़ का मतलब ये फंक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बस ये आपको डायरेक्टली बता देगा क्वेश्चन, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होगा, जो भी एग्ज़ामिनर आपको बता दे, वो आप अपना मान के चल लेना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, एग्ज़ामिनर खुद अपने मुँह से बताएगा। 12.2 में नहीं बताता था, बट ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्या पता बुरी हो। ये पेपर मैंने बताया ना, टफ भी आ सकता है। ओके, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, भैया ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी एक चीज़ बताई है मैंने। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो आपको ना 2-3 चीज़ें बताएगा। कांस्टेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? हाँ भाई, इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट्स, बाधाएँ। बाधाएँ, बाधाएँ का मतलब समझते हो ना? परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स। तो भैया कांस्टेंट का मतलब है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या होता है? यहाँ पूरी एक्सरसाइज जो कराई जा रही है, उसमें एक असम्पशन ली जाती है कि रिसोर्सेज जो है ना, वो क्या है अपने? लिमिटेड। क्या है रिसोर्सेज? लिमिटेड। यानी कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अब मैं बोलूँ कि भैया कोई बंदा था, वो पी और क्यू आइटम बनाता था। और वो बनाता था, ये पी और क्यू आइटम किसी आर प्रोडक्ट से बनाता था। ये पी भी बनाता था, क्यू भी बनाता था। अब वो कौन-सा आइटम बनाए जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि जो आर है, वो सिर्फ 1000 किलो है उसके पास। कितना है आर? 1000 किलो। दोबारा से मतलब समझ लो, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन लेता हूँ मैं इस एक्सरसाइज के। मैं 15 मिनट में खत्म करा दूँगा, बट मैं क्या चाहता हूँ ना, थोड़ा-सा जस्ट बताओ तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हें 10th और 11th का भी कुछ नहीं पता। ये बात तुम्हें खुद पता है। तो इसलिए थोड़ा-सा जस्ट ले लोगे ना, तो कहीं न कहीं काम ही रहेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी ऐसी है जो आगे तक पूछी जाती है। एंट्रेंस और में भी करवा लेते हैं कई बार इसके क्वेश्चन। तो प्लीज़ फोकस करके देख लोगे तो सही रहेगा। अब यहाँ पर क्या असम्पशन ली जाती है इस पूरे एक्सरसाइज में, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब एग्जांपल समझना, कोई सेलर था, वो पी प्रोडक्ट और क्यू प्रोडक्ट दोनों बेचता था। मतलब दोनों प्रोडक्ट बेचता था। ये दोनों प्रोडक्ट वो किससे बनाता था? आर प्रोडक्ट से। यानी कि भैया ये दोनों अपने फिनिश प्रोडक्ट थे, ये क्या था? मेरा रॉ मटेरियल, ठीक है? इससे बनाता था। अब मैंने क्या बोला कि इस पे मुझे ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है, इसके पे मुझे ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है। आप कहोगे कोई बात नहीं भैया, सिर्फ ये बनाओ, है ना? आप ये बोलोगे ये बनाओ। गधो, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो डिमांड भी लिमिटेड होगी। पर मैं ना पी, अगर मान लो पूरे 1000 किलो का मैं पी बना दूं, तो पी बिकेगा ही नहीं पूरा का पूरा। मतलब पी की डिमांड भी कम होगी, ऐसा कुछ समझो कि पी की डिमांड भी कम है। तो होगा क्या कि मुझे पी और क्यू दोनों बनाने हैं। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? मुझे फंक्शन निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या बनाना है। तो ये जो फंक्शन है ना, इसी को कहा जाता है कांस्टेंट। तो कि भैया देखो, अब इसमें क्या होगा कि मुझे पी और क्यू बनाना है, बट मैक्सिमम मैं कितना बना सकता हूँ? 1000 किलो के अंदर बना सकता हूँ। तो ये मेरा ऐसे कांस्टेंट बनते थे 12.2 में। भैया 12.2 का इतना वो दे रहे हो, करा ही दो ना 12.2। तो मैं नहीं करा रहा हूँ, बट मैं एक जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है? अब देखो होता क्या है ना, इस कांस्टेंट को मैं अब सीधा ये बोल दूं ना कि इक्वेशन होती है, तो तुम लोग मुझसे कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी करोगे, नहीं नहीं ये इक्वेशन नहीं होती। वैसे तो इक्वेशन ही है ना ये, बट इस कांस्टेंट का मैं मतलब समझा रहा हूँ कि कहाँ से निकल के आया था ये। ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स है, अब इसके बाद कुछ नहीं बताना। अब इसके बाद जो भी बताना है ना, वो पता है कौन सी क्लास का बताना है? क्लास 10th का। क्लास 10th में ग्राफ बनाने के लिए जो-जो तुम करते थे, वो मैं सारी चीज़ें रिपीट करूँगा। चलो, अब यहाँ पर एक बात बताओ, इक्वेशन क्या-क्या है? x + 4 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 4। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, x + y ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के, अच्छा 2 और इक्वेशन भी है, वो भी लिख लो। यही है ना? ठीक है। अब यहाँ पर मेरी सबसे पहली बात सुनो, आप इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे? कोई बता रहा है मुझे? स्टेप 1, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं गधो, आप पॉइंट्स निकालते थे, ये डब्बा बनाते थे, ये भी सही है, हाँ यही सही है, डब्बा बनाते थे। ठीक है, तो पहले डब्बा बनाया, अब इस स्टेप को मैं लिख तो नहीं सकता, पहले डब्बा बनाएंगे, बट याद रखना भैया, आप एक्स की वैल्यू 0 डाल रहे हो, वाई की वैल्यू क्या आएगी? 4। भैया वाई की 0 डालोगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4। भैया इस इक्वेशन को इसके ऊपर लिख देना। ठीक है? क्योंकि आगे जाकर 2-3 इक्वेशन भी आएगी ना, तो ऐसे डब्बे के ऊपर ही लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब अपने को क्या करना होता है इसके बाद बताओ? अभी यहाँ एक ही इक्वेशन मैंने जानबूझ के लिए, ताकि ईजिली हो जाए, ठीक है? थोड़ा सा, ये क्या करा है मैंने? ग्राफ पे मैंने इक्वेशन बनाई है, ठीक है? इसने बोला ये क्या, कौन कह रहा था ये अभी? कौन था ये? एक्स एक्सेस
वाई एक्सिस, ठीक है भैया। यहाँ पर एग्जामिनर को लिख के दिखाना 0। भैया एक बात जो ना हम हर क्लास में बताते हैं ग्राफ बनाते समय, पेंसिल से बनाना प्लीज, पक्की बात है पेंसिल से बनाना, और ग्राफ को ना रगड़ना मत, कैसे ये घसना, आराम आराम से बनाना, थोड़ा गलत सलत हो जाएगा चलेगा, थोड़ा अपना पेन को ना लाइट रखना। और हाँ, एक और बात बताऊंगा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बट पेंसिल को छिल भी लेना थोड़ा सा, मतलब शार्प कर लेना, क्योंकि ग्राफ का पॉइंट ही क्या होता है, एकदम बिल्कुल उस पे होना चाहिए, थिन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अब इतनी नौकरी मत कर लेना कि टूट जाए बार बार, मतलब देख लेना, पर दो तीन चीजें बातें अच्छे से याद रखना, ठीक है। प्रेजेंटेशन के टाइम पे बताता हूँ, बट बता दिया अभी। भैया एक बात बता दूं, हालांकि तुम में से भी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ग्राफ पे पॉइंट भी प्लॉट नहीं करने आते होंगे। देखो आपको ना अभी मैं ऐसे ग्राफ भी लेके दिखाऊंगा, अभी इसको समझो। भैया आपको ये जो डिफरेंस लेना है, ये बराबर लेना होता है, ये पता है ना पहली बात तो। जैसे अगर यहाँ 1 लिया है तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। भैया ये तो पता था। दूसरा क्या बताना चाहता हूँ, दूसरा ये बताना चाहता हूँ, जैसे जो लेंथ यहाँ पर ली है वही क्या होनी चाहिए, वाई पे भी होनी चाहिए। 1 2 3 4। तुम्हें क्या लग रहा है बराबर है? अरे ऑब्वियसली ग्राफ में नहीं बना रहे तो बराबर तो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4, ठीक है भैया। पहला पॉइंट क्या है जरा मुझे बताना। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर फंस जाओगे तुम लोग। क्या है पहला पॉइंट? 0 और 4। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है। भैया एक्स की वैल्यू 0 कहां पर होगी? ये रही। वाई की वैल्यू 4 कहां पर होगी? ये रही। तो भैया यहां पर इस कोऑर्डिनेट को हल्का सा हाईलाइट करना है और यहां लिख देना है 0,4, ठीक है भैया। दूसरा क्या है? 4,0, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो वो कहां पर हो गया? यहां पर 4,0। आपको ऐसे लिख के चलना है कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो भैया आप क्या करोगे, आपको अब कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन खींचनी है। कहां से? यहां से लेकर इसको टच कराते हुए आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। मतलब अब भावनाओं पे चले जाना, मतलब रियलिटी में फिगर मत देखना कि टच नहीं हो रहा, वो समझ लो कि टच हो रहा है, ठीक है। मतलब फीलिंग इज एवरीथिंग, तुम लोग फीलिंग में खुश रहते हो ना, तो बस वही, ठीक है। अब सिंपल ये आपने एक लाइन बनाई। अब आपको तीसरा काम करना है। पहला काम क्या करना है कि भैया आपको वो डब्बा बनाना है, डब्बा बना के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। दूसरा काम, तीसरा काम क्या करना है कि आपको क्या करना है, ये इस इक्वेशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस ये जो लाइन बनाई है इस पे इक्वेशन लिखनी है। पे कौन सी इक्वेशन है भैया? ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, ये आपको इक्वेशन लिखनी है। अब सबसे फाइनल टेस्ट अब खत्म है। इसके बाद एक बात बताओ, अब आपको ओरिजिन टेस्ट करना है। क्या करना है? ओरिजिन टेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना प्लीज। यहां तक एक बात बताओ, मैंने मोस्टली चीजें वही नहीं बताई जो तुम्हें पता थी। हाँ भैया बोर ही कर रहे थे आप, वो तो हम कहना चाहते थे, वो अब आपने बोल दिया। पर ये चीज मेरे को लगता है तुमने रिवाइज कर लिया, क्योंकि तुम लोग भूल चुके थे। ग्राफ तो तुम्हें कतई ही नहीं आता। अभी बनवा दूंगा मैं, अभी लाऊं नीचे से जाके ग्राफ, तुम लोग बोलो तो चैलेंज कर लो भले ही। तो भैया देखो, अब जो सबसे मेन चीज है वो है ओरिजिन टेस्ट, जिसके लिए एलपीपी आया ही था, सब मिटा दिया इन लोगों ने। कुछ दिनों में तो मुझे लगता है मैथ्स भी हटा देंगे, हम लोगों का काम खत्म होने वाला है। ओरिजिन टेस्ट देखो, अब ये ओरिजिन टेस्ट क्या होता है सुनो। इक्वेशन क्या है भैया? ये आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या डालनी है? 0 0। क्या डालनी है वैल्यू? चलो डालो जरा। तो भैया एक्स की वैल्यू 0 डाली, वाई की वैल्यू 0 डाली, ये 4 है। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है? मेरे हिसाब से ट्रू है भैया। अब ये क्या बोल रहे हो हमें समझ ही नहीं आया। देखो एक बात बताओ, 0 में 0 को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 0। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 4 से छोटा होता है, तो सही तो कह रहा है। अब ये मत बोलना इक्वल्स टू का भी तो साइन है, अब इक्वल्स टू को इग्नोर कर देना, अपने को इक्वल्स टू को नहीं सोचना है। बट 0 4 से छोटा ही तो होता है। किसी के मन में ये तो नहीं चल रहा कि 0 4 से बड़ा होता है, पक्का? तो 0 4 से छोटा होता है, तो भैया हम बोलेंगे कि हमारा ओरिजिन टेस्ट क्या है? ट्रू है, मींस पास हो गया। और जैसे ही ये पास होगा, आपको क्या करना होता है? शेड करना होता है। शेड का मतलब आया टूवर्ड्स ओरिजिन, हाँ कुछ वैसे ही लगा लो। आपको शेड करना होता है टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि आपको ऐसे पेंसिल पकड़नी है अपनी, और आप ओरिजिन किस तरफ होता है? ये रहा, ठीक है, ये ओरिजिन ही है ना। तो आपको इस तरफ क्या करना है? शेड करना है। पक्की बात है? ये आपने शेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, आपकी इसमें कोई लाइन नहीं थी, तो ये यहीं तक आएगा, सिर्फ ये यहां तक आएगा सिर्फ। अब आपको लिखना क्या, सुनो। आपने इधर की तरफ करा, अगर ओरिजिन टेस्ट पास हो गया तो भैया बहुतों के मन में डाउट चल रहा होगा कि ओरिजिन टेस्ट फेल हो गया तो भैया ऊपर की तरफ करेंगे। किस तरफ? ऊपर की तरफ करेंगे। डन है ना? अगर फेल हो गया तो ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे मैं लिख दूंगा। अभी आप बात सुनो भैया, अब आपको क्या करना है? ये ओ पॉइंट था, ये ए था, और ये पॉइंट था आपका बी, ठीक है। आप क्या लिखोगे? ओ ए बी इज बाउंडेड रीजन। भैया ये क्या है आपका? ये आपका ओ ए बी एक ऐसा रीजन है जो बाउंड हो रहा है, जो शेड हो रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको अगर यहाँ ओ ए बी आ रहा है बाउंडेड रीजन, तो आपको कोई ओ पॉइंट भी मिलेगा, ए पॉइंट भी मिलेगा और बी पॉइंट भी मिलेगा। ओ पॉइंट तो मैं बता देता हूँ 0,0 है भैया। ए पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ 0,4 है, और बी पॉइंट 4,0। भैया अंतर्यामी होगा। कहां से बता रहे हो? अरे कहीं से नहीं बता रहा, यहीं से बता रहा हूँ। देखो O 0 0, A 0 4 और बी आपका
40। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये एक फंक्शन दे रखा था, क्या फंक्शन था, z इज इक्वल्स टू, और उसमें क्या लिखा हुआ था बच्चों, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने को बोला तो मैक्सिमाइज का मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब एक काम करो ना, इसमें x और y की वैल्यू डाल दो, जैसे यहाँ 0 0 है तो 0 0 डालो, तो 0 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0। अच्छा इसमें डालोगे तो कितना हो जाएगा 16, इसमें डालोगे तो कितना हो जाएगा 12। तो भैया आपका आंसर पता है क्या आ रहा है, ये आपको बोलना है हेंस एट 0,4 फंक्शन इज, या फिर फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट्स मैक्सिमम वैल्यू। भैया आप बहुत चालाक हो, आपने बहुत इजी क्वेश्चन लिया था, गधों में सिर्फ बताने के लिए मैंने इजी लिया था। अगर मैं क्वेश्चन को टिपिकल कर देता ना, तो तुम लोग कब का मर चुके होते। तो भैया इसीलिए इजी लिया था ताकि मैं एक एक पहले स्टेप समझा दूं, फिर हम टिपिकल क्वेश्चन भी पकड़ेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 इक्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, प्लीज इसको उतार के भी रखो, और मुझे एक बात बताओ कि आपको इसमें समझ आई सारी चीजें। एक काम करो, पहले ना इस क्वेश्चन को बाद में उतारना मत उतारो, एक काम करो स्टेप्स उतारो मेरे साथ, इस क्वेश्चन को उतारो ही मत। स्टेप 1, ड्रॉ अ डब्बा, अब टेबल लिखना, ड्रॉ अ टेबल एंड फाइंड आउट passing points of the line, ब्रैकेट में लिखो एटलीस्ट 2 पासिंग पॉइंट, एटलीस्ट 2 पासिंग पॉइंट। ड्रॉ अ प्रॉपर ग्राफ and represent passing points of the line in graph। write equation of line on graph। ये पॉइंट लिख के रख लो ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। स्टेप 3, origin test, put value of x and y is equals to 0 in equation of line। या तो ट्रू प्रूफ होगा या फॉल्स प्रूफ होगा। जैसे ट्रू प्रूफ होता है शेड टूवर्ड्स origin, अगर फॉल्स होता है शेड अपोजिट साइड ऑफ origin। हम इसको उतार के रखिए, फिर आगे बात करते हैं। मतलब मेरा फोन साइलेंट में, तुम लोगों का साइलेंट में नहीं है, चाइना है क्या, चल ही नहीं रहा, मतलब साइलेंट पे करके भी बज रहा है। तो देखो सच में 1 घंटे पहले कॉल आई थी, अभी तक नहीं उठाई है मैंने, ना ही रिवर्ट करा है, बैठा ही हुआ हूँ। तुम लोगों के कॉल्स बजते रहते हैं। हो गया नहीं सबका, ठीक है। भैया मेरे मन में कुछ डाउट्स है जो मुझे लगता है आपके भी डाउट्स हो सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ। भैया एक बात बताओ, फेल कैसे होगा ये टेस्ट फेल कैसे होगा। तो देखो मान लो आपकी कोई इक्वेशन ऐसी थी 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 12, ठीक है। अब मान लीजिए आप इस पे ओरिजिन टेस्ट कराने गए, आपने x और y की वैल्यू क्या डाल दी बच्चों 0, तो भैया यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 12। क्या ये सही है बताओ, ये नहीं है ना, तो ये फॉल्स है। तो इसमें आप किस तरफ शेड करोगे, तो मान लो ये लाइन जिधर भी बन रही है, मान लो ये वाली लाइन बन रही है, तो इसके किस तरफ शेड करते हैं आप लोग, ये
ऊपर की तरफ करते। पक्की बात है, ये चीज क्लियर है। स्टेप 3 तक ही लिखे ना आप लोगों ने? ओके, स्टेप 4 ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी एक और डाउट था मन में पर मेरे दिमाग से स्किप हो गया। स्टेप 4 नाउ फाइंड आउट द बाउंडेड रीजन और फिजिबल रीजन। पता है, ये बाउंडेड के बगल में मैंने फिजिबल इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बार हमारा आंसर ना अनबाउंडेड पे भी होता है। अनबाउंडेड का मतलब बता दूंगा, अभी दोनों मतलब बता दूंगा, तो आपको फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिजिबल रीजन। भैया आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं स्टेप 5 में फिजिबल रीजन के, और उन्हीं को पुट करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। पुट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड फाइंड आउट योर आंसर, एंड फाइंड आउट द आंसर। अब ये याद रखना, उसमें कई बार मिनिमम भी बोला जाता है, मैक्सिमम भी बोला जाता है। तो उसमें अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वैल्यू जिसमें सबसे कम वैल्यू आ रही है, और मैक्सिमम का मतलब जिसमें उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, हो गया ये आपका। चलिए, उतार लिया ना सबने ये वाला। चलिए, अब मेरे ना एक और डाउट आ गया मेरे मन में, तो मैं वो बता देता हूँ पहले, जो मेरे बीच में थे। ये सुनना, अब मान लो ये आपने ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, आपने एक लाइन भी ड्रॉ कर ली, मान लीजिए कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी आपने, ठीक है। आपने कोई और लाइन ड्रॉ करी जो कि कुछ इस तरीके की थी। डन। अब आपने दोनों पे ओरिजिन टेस्ट पास करा, ठीक है, तो भैया इसमें अगर पास हो गया तो किस तरफ शेड करोगे? तो पहले याद रखना थोड़ा छोटा छोटा करा करो, इतना इतना, ठीक है, क्योंकि भैया अगर दो लाइन है तो दोनों बार ओरिजिन टेस्ट पास कराने पड़ेंगे। तो लेट से आपने इस पे भी पास कराया तो वो पास हो गया, और आपने इधर को शेड करा। डन है भैया, ये L1 पे तो आपने करा लिया, L2 ये रही, L2 पे भी ओरिजिन टेस्ट मान लो आपने करा, और वो उस पे भी ओरिजिन टेस्ट आपका पास हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा, आपको थोड़ा थोड़ा शेड करना है। अब पता है आपको क्या देखना है, ये मैंने लिखा है ना स्टेप कौन सा है, मैं स्टेप 4 4 की बात कर रहा हूँ। स्टेप 4 में आपको बाउंडेड रीजन देखना है। तो भैया बाउंडेड रीजन इसमें पता है क्या होगा? ये वाला, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पर L1 और L2 दोनों की लाइन आपस में शेड हो रही है। अब देख लो, अगर आप इस वाले शेडिंग रीजन को आगे बढ़ाते तो ये वाला तो आ जाता ना ऑटोमेटिकली, और ये वाला रीजन ऑलरेडी L1 में तो आ ही रखा है। तो ये रीजन कुछ ऐसा है जो L1 में भी आ रहा है, L2 में भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन है? फिजिबल। ठीक है, अब इसको मैंने लिखा O A, ये पॉइंट B हो गया मेरा। अच्छा, कहां तक लूंगा गजो बताना, मतलब ये यहां पर लिखूंगा मैं, ध्यान से देख लो, ये लो बड़ी स्क्रीन में देखो, मैं यहां पर लिखूंगा आपका ना दूसरा चौथा पॉइंट, या फिर यहां लिखूंगा? भैया अंदर की तरफ लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरी L1 शेड कर रही है बट L2 शेड नहीं कर रही है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लो मैंने लिख दिया पॉइंट सी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पॉइंट्स क्या हो गए? O A B C। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, फोर श्योर आपको O पता है क्योंकि वो 0 0 है। फोर श्योर आपको O पता है, आपको A पता है क्योंकि वो भी एक आपका पॉइंट था, आपका लाइन का पॉइंट था। आपको मैं कहता हूँ आपको C भी पता है क्योंकि वो भी एक लाइन का पॉइंट था। बट आई एम डेडली श्योर आपको पॉइंट बी नहीं पता। आपको बी नहीं पता है भैया, क्योंकि बी यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपने बनाया नहीं था, खुद खुद बन गया क्योंकि दोनों लाइन आपस में टकरा गई। अब इस बी पॉइंट को आप निकालोगे कैसे, ये बताओ मुझे। आप क्लास 10th में सीख चुके हो ऑलरेडी, डोंट माइंड, बट सीख चुके हो। बताओ मुझे कि कैसे निकालोगे। भैया प्लीज बेइज्जती मत करा करो ना, 10th में कुछ नहीं पढ़ा हमने, फिर भी ट्राई तो कर लो एक बार। एलिमिनेशन से कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक ही चीज पड़ी हुई है एलिमिनेशन से। भैया एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इन तीनों से निकाल सकते हो, बट अक्सर ना वो मैं आपको बता देता हूँ वो अलजेब्रिक फॉर्म है, मतलब अलजेब्रा से निकाल रहे हो आप लोग। बट ग्राफिकली भी कई बार निकल जाता है, ग्राफिकली कैसे निकलता है वो मैं बताता हूँ। भैया आपको क्या करना होता है, कई बार आप अगर ग्राफ एकदम परफेक्ट बना रहे हो, पॉइंट की भी गलती नहीं है, तो आपका ना ये पॉइंट ग्राफ पे ही पता चल जाएगा। बट मैं आपसे बोलूं, 99.99% बच्चों का और टीचरों का भी ये पॉइंट कभी भी ग्राफ पे नहीं आता। नहीं आता, सही भैया, टीचरों का भी नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि भैया इतनी एक्यूरेसी से बन ही नहीं पाता। तुम लोगों को कितना फील हो रहा होगा ना कि जब आप ही लोगों का नहीं आता तो हमारा कहां से आएगा। तो भैया सच में नहीं आता। तो उसमें क्या करते हैं, जो अमित ने बोला, ये तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी या तो एलिमिनेशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हारे छोड़ो,
मतलब मैं कुछ वैसा नहीं बोल रहा था, पर तुम्हें नहीं आता क्योंकि तुम लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क मिला था, अगर तुम्हें याद हो तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी लेता हूँ उस पे भी। हाँ, तो भैया सबसे पहले आप इसमें क्या लगाओगे, एलिमिनेशन, या और कौन सा लगाओगे दूसरा आप इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इन दोनों मेथड से कर कर, दोनों में से किसी एक मेथड से कर कर आप क्या निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भैया कैसे निकालते हैं बता दो, बता दूंगा, बट उसका कोई क्वेश्चन लूंगा मैं तभी बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो मैंने ऐसी सिचुएशन बनाई। भैया एक और बात बताता हूँ, मान लो इन इन दोनों लाइन पे मेरा ओरिजिन टेस्ट फेल हो गया होता। क्या हो गया होता, मेरा ओरिजिन टेस्ट फेल हो गया होता, तो बताना जरा L1 L2 किस तरफ शेड करती। सही कर रहा हूं मैं भैया, ओरिजिन की तरफ तो नहीं करती ना। और ये वाली लाइन किधर शेड करती, इधर की तरफ। फिर मैं आपसे कहूं, ये वाला जो रीजन है ना, ये होता मेरा फिजिबल रीजन, और इसे मैं अनबाउंडेड रीजन कहता, क्योंकि ये बाउंड हुआ ही नहीं ना। अच्छा, बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन में फर्क क्या है भैया, बाउंडेड रीजन यानी कि किसी के बीच में आ रहा, अनबाउंडेड यानी कि किसी के बीच में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, इसमें भी आंसर हमारा सेम रहता, बस पॉइंट हम कहां से उठाना शुरू करते हैं, यहां से लेकर, मान लो यहाँ कोई एक ए पॉइंट पकड़ लेते, ये बी पॉइंट तो रहता ही रहता, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट पकड़ते, फिर ये इसको सी मानते हैं, यहाँ पर इस वाले को मैं सी मानता। बस इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा भैया, फिर इसमें क्या ये वाला पॉइंट आता, नहीं ये तब भी नहीं आता, क्योंकि भैया देखो ना, आपकी L1 जो है वो इस तरफ शेड कर रही है, तो वो इधर के रीजन आते। मैं आपसे कहूं, अनबाउंडेड रीजन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी कम है, बिल्कुल बहुत मतलब डेड क्वेश्चन है एकदम, एक दो हैं तो हैं, और वो भी पता है ज्यादा थे तो उसमें थे 12.2 में, इसमें तो नहीं है। अब कर क्या रहे हैं, बहुत चीजें बता दी आपको, सारा बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर लिया है 10th 11th का। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, आ गया, एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के दो मुझे जिसमें दो इक्वेशन हो, एटलीस्ट दो दो, तीन वाली मत देना। क्यों, क्योंकि वो तुम करोगे। समझ आई। क्वेश्चन नंबर अच्छा चुनूंगा मैं, जो जल्दी से बन जाए। भैया ऐसी चालाकी क्यों, क्योंकि मेरा टाइम जा चुका है, मेरा टाइम बहुत पहले जा चुका है 12th में पेपर देने का ना, तो इसीलिए मेरे से क्रॉस चेक मत करो, मैं पास होके ही बैठा हूँ। तो अब तुम्हारी बारी है ना, तो इसलिए तुम्हारी बारी है, तो तुम ही करोगे अच्छे से, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा लग रहा है, पर क्या पता अटक जाए तो। नहीं 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 अटकेगा, ठीक, मैं थर्ड करूँ, मैं सबसे टफ क्वेश्चन करूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करूंगा बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तुम लोगों से नहीं होगा, मैं करूंगा, ठीक है। भैया मैक्सिमाइज करना है उसमें कोई फंक्शन, f(x+3y), मैं थर्ड वाला भी, तीन वाला भी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वे सब्जेक्ट टू तीन इक्वेशन दे रखी है, सॉरी दो दे रखी है, तीन कहां से आ गई। चलो मुझे बताना शुरू करो, ये इक्वेशन क्या क्या है भैया, उतारना है नहीं, ये गलत बनेगा क्योंकि ग्राफ फोर श्योर। इक्वेशन क्या क्या दे रखी है पहले बताओ। हाँ, 15, ओके, सेकंड वन इज 5x प्लस 10, और बाकी एक तो ये दे रखा होगा x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो याद रखना, पता है इसका जो सबसे क्रिस्प पॉइंट है, आपको ना पॉइंट्स पे अच्छे से निकालने हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ 100 200 दे रखा है और तुम जीरो ही डालने पे लगे हो बेवजह, तो थोड़ा मैच करके निकालना, कि भैया यहाँ पर जो मैच हो जाए दोनों चीजें आपस में, ठीक है। हर जगह जीरो जीरो ही नहीं चलता, बट हाँ इस क्वेश्चन में तो चलने वाला है, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, ग्राफ के लिए बाद में देखूंगा, ग्राफ के लिए शायद मेरे पास ऑप्शन है। दिख रहा है तुम लोगों को ग्राफ, दिख रहा है, दिख रहा है अंश? मुझे भी नहीं दिख रहा ना, क्योंकि सही से थोड़ा कम शेड है। फीलिंग आ रही है ना, पूरा वैसे ही हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत तो शो हो रहा है ना, चल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके कम ऑन, अब यहाँ पर देखते हैं। भैया पहली इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन लेस देन एन इक्वल्स टू 15, और दूसरी वाली कुछ ऐसी दे रखी है। भैया एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, डब्बा, टेबल, ठीक है, x y, अच्छा दो बनाने पड़ेंगे इसमें, याद रखना, तो मैं रफली बना रहा हूँ। भैया इस क्वेश्चन को उतारना नहीं, उतारना नहीं, बस समझ लो, समझ में भी आ गया तो काफी है। 3x 5y लेस देन 15, भैया इसमें डाल सकते हैं, मेरे को लग रहा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू फिर निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई तकलीफ होगी नहीं इसमें, पता है, क्योंकि पॉइंट्स पे नहीं आएगा ना आंसर। x की वैल्यू 0 निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे ख्याल से 3, 0 डालें तो 5, चलिए इस वाले पे बताइए, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 0 डाली, कितनी आ रही है नाले को, एक मिनट, हाँ 2, सही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे सच सच बताना सोच के, कि आपके मन में क्या लग रहा है कि हम पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें, मतलब ड्रॉ कैसे करोगे ग्राफ पे, किस किस उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी सही कह रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी क्या क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 सही रहेगी। बट अगर आपका मन कर रहा है कि भैया मैं ना वन के, मतलब बता रहा हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए एक मिनट ड्रॉ करने दो मैं,
तुम्हें लगता होगा इसमें बनाना ईज़ी है, इसमें लगाना बनाना मुझे और टफ लगता है, पता नहीं क्यों? अरे! बेटा सब होगा, ये तो मल्टीप्लेक्स है, ज़ूम नहीं होगा? कैसी बात कर दी आपने बेटा, ज़ूम भी होगा। आप कहो तो कुछ और करें, पक्का? पक्का स्नैक्स में स्नैक्स सोच, ज़ूम भी होगा बेटा। अरे ज़ूम होगा, मतलब इसमें ज़ूम तो हो ही गया ना, इसमें क्या है? अरे ज़ूम कर रहे मैं बनाने में कह रहा था कि बनाने में मुझे और तकलीफ होती है, मुझे ऐसा लगता है। ज़ूम अच्छा सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था ना, फ्रीक्वेंसी तुमने सही कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब एक बात सुनना, मैंने ना एक पॉइंट पहले बोला था उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मान लो एक इक्वेशन तो आपकी इतनी छोटी थी चलेगा, 3x + 5y इज़ लेस देन 15 ठीक है। बट मान लो दूसरी इक्वेशन के इज़ इक्वल्स टू में 100 दे रखा था। क्या दे रखा था? 100। अब मान लो उसमें भी तुम 0, 0 लगे हुए हो, तो एक लाइन तो तुम्हारी इतनी छोटी बनेगी और दूसरे लाइन के पॉइंट मान लो, अब यहाँ पर क्या दे रखा था? 5x और क्या बोला मैंने? यहाँ पर 2y लेस देन 100 दे रखा था। तो x की वैल्यू अगर मान लो 0 डालते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 50 और अगर y की वैल्यू 0 डालते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। अब सोचो इन 2 ग्राफ का आपस में कोई लिंक नहीं है यार। इन दोनों ग्राफ का आपस में कोई लिंक नहीं है। एक कहाँ 1, 2, 3, 4 में और एक इसमें। अब बताओ इसमें आदित्य कहाँ बनाओगे इस फ्रीक्वेंसी? अब तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना सकते ना। तो भैया इसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें मतलब x की वैल्यू 10, 20 ऐसे डालनी पड़ेगी ताकि इससे मैच कर जाए। ये याद रखना, तो इस तरीके से इंटरलिंक करा जाता है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका माइंड सेट होने लग जाएगा कि क्या कहने की कोशिश मैं कर रहा था और आपको समझ आई या नहीं है, क्योंकि जब तक खुद नहीं बैठोगे ना कुछ नहीं आएगा समझ। मैं ही मेहनत करता रहूंगा तो कुछ नहीं आने वाला। अब दूसरी पॉइंट में मैं क्या कह रहा था, भैया आप अगर ग्राफ पे देखोगे ना, तो बताना एक बॉक्स के अंदर कितनी एक क्यूब के अंदर उसमें कितनी लाइन होती है, कितने बॉक्स होते हैं? मतलब एक मेजर बॉक्स के अंदर उसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं? कितने? 10। ये बात तो कभी नोटिस ही नहीं करी, ये तो आपने अलग बात बता दी है ना। बाबू पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा मैं। ग्राफ का एक क्यूब पकड़ोगे ना, एक बॉक्स पकड़ोगे, तुम सेंटीमीटर और मिलीमीटर को जानते हो, उसमें समझो कि उसमें कितने होते हैं? भैया 10 ही होते हैं फॉर श्योर। क्या कहना चाहते हो आप? भैया 10 ही होते हैं। आज आप जाके जब ग्राफ कॉपी लोगे ना बेटा, ले लेना प्लीज, ठीक है? 5-10 रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं होगे गरीब। तो भैया उसमें आप देखोगे कि एक बॉक्स पकड़ना जो हाईलाइट हो रखा होगा कोई भी, उसमें आप गिनना शुरू करोगे तो 10 होता है और 5 के बाद एक छोटी सी लाइन भी बनी होती है। 5 के बाद ना एक हल्की सी लाइन भी बनी होती है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक बॉक्स को ही एक मान रहे हो या 2 बॉक्स को एक मान रहे हो, मतलब ये कहना चाहता था मैं, तो वो आपके ऊपर है। अब मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा, 2-2 को माना, मैंने इसको 1 माना, तो भैया मैं 2 कहा, 1 मिनट। अब मान लो मैंने इसको यहाँ 1 माना, दिख रहा है ना बेटा सबको? ये 1, 2 दिख रहा है ना, क्योंकि पतला हो गया कुछ। तो मैंने पेंसिल शार्प करी, अभी बताया ना मैंने। तो देखो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये? 3, यहाँ पर 4। अच्छा बताना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम लोग मेरे पीछे तो बोल रहे हो। भैया मैं फ्रीक्वेंसी तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ही ली, मतलब डिफरेंस मैंने सेम लिया है, इंटरवल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, इंटरवल मैंने सही लिया है या फिर डिस्टेंस मैंने सेम लिया है। भैया यहाँ पर ना डिस्टेंस जो एक्चुअली में हो वो भी सेम लेना। मतलब जैसे यहाँ 2 बॉक्स छोड़े तो यहाँ 2 ही छोड़े हैं मैंने हर किसी के बीच में, ठीक है? ये बात बता दी? अरे तुम लोगों पे मुझे भरोसा ही नहीं रहा। टीचिंग में मैं जब भी आया हूँ मैंने बच्चों पे भरोसा करना छोड़ दिया। तो क्या होगा? क्या होते हैं? बॉक्सेस होते हैं। अब वो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉक्स की बात कर रहा हूँ। अरे कल ये क्या होगा ना तब बताऊंगा। अभी ये ग्राफ नहीं है, ये बस एक रूरल लाइंस बनी हुई है। भैया कल ये क्या होगा ना, ग्राफ तो मैं गिनाऊंगा, उसमें 10 होती है, ठीक है? मेरे से आज गलती हो गई, माफ कर दो। मेरे पे है भी नहीं ग्राफ। अच्छा भैया पहला पॉइंट क्या है? 0 पे 3। 0 पे 3 यानी कि 0 पे 3 इधर नहीं होता गधो। एक तो इनका पेन छीनो यार कोई। 0 पे 3, ठीक है? दूसरा क्या है? 5 पे 0, तो भैया दूसरा कहाँ होगा? 5 पे। डन, ये आपने ड्रॉ कर लिया। भैया क्या करना है इसके बाद? लाइन जोड़े या फिर बाद में कर लेंगे? लाइन जोड़ लो भैया। हे भगवान शक्ति। ये देखा, बिना स्केल के मैं ही खींच सकता हूँ लाइन सिर्फ सीधी। इसके बाद क्या करना है अंश? इस पे इक्वेशन की लाइन की इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखनी है पहले, तब आगे बढ़ना। फिर बाद में वो छूट जाता है, याद रखना। नहीं भैया हमसे तो नहीं छूटता, आपसे छूट जाता होगा। ये लिख दी मैंने इसकी इक्वेशन, ठीक है? ओके, ओरिजिन टेस्ट में अभी पास कर लूं? बाद में कर लूंगा ना यार, अभी इतना भी काम नहीं, ओरिजिन टेस्ट सबसे बाद में। ओके दूसरी वाली बताओ, 0 पे 5, 2 पे 0, यानी कि 0 पे 5 तो यहाँ कहीं आ गया, और दूसरा क्या है भैया? ये रहा 2 पे 0। अच्छा ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को ये सच में? मतलब मैंने बना रखा है, लगा रखा है नीचे, क्योंकि मुझे बहुत ब्लर दिख रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है ग्राफ? नो की आंखें ठीक है मतलब, है ना? ओके किससे किसको टच कराना है? इस पॉइंट से, ओहो ये टच हो गया।
गलत बात हो गई। हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच कराना है, ठीक है? चलो मैच करके देखते हैं। वाह! वाह! ओह शिट! यार तुम लोग बुरी नज़र मत लगाओ पहले तो ना। मतलब ठीक है, तुम लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। ट्राई कर रहा था मैं। ओहो! रुक जाओ नालायकों, लेट मी फोकस। होता है ना कभी-कभी ऐसा? है ना? अगर इसी शख्सियत से मैंने तुम्हारे टेस्ट ना चेक करे, मेरा नाम बदल देना तुम। ये ठीक है, बस ओके परफेक्ट। भैया इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे? इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन 5x प्लस 2y इज लेस देन कितना है बेटा? 10 है ना? लेस देन 10, ठीक है। भैया आपने सारे स्टेप्स लगा दिया, प्लीज चेक कर लेना। आपने पहले ग्राफ बनाया, फिर उसके पॉइंट्स लिखे और पॉइंट्स को ड्रॉ करा, लाइन बनाई, लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखी। अब ओरिजिन टेस्ट करने जा रहा हूँ। एक बात बताओ, डायरेक्टली करता हूँ। मुझे बताओ, इस पे मैंने ओरिजिन टेस्ट डाला, पास हुआ या फेल हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अमित, पास हुआ या फेल हुआ? सर तो पास हो ही गए, और सर पास एक जगह का नाम है, ठीक है। तो 0 प्लस 0 भैया पास हो गया, पक्की बात है कि सही है, ये ट्रू है, ठीक है। और अगर ये ट्रू है तो ये वाली लाइन कौन सी है अंश? कौन सी लाइन बेटा? ये वाली, इसीलिए मैंने इक्वेशन लिखवाई थी पहली। तो ये वाली लाइन है। तो इसमें किस तरफ शेड करोगे तुम लोग? सही कर रहा हूँ क्या मैं? और ये छोटा छोटा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भैया बाद में बड़ा भी हो जाएगा, जब जब पूरी दोनों लाइन शेड हो गई आपस में। डन है। भैया बताओ, दूसरी लाइन पे ओरिजिन टेस्ट पास हुआ या नहीं? आदित्य, हो रहा है? अंश, हो रहा है नहीं हो रहा? कैसे हो रहा है अंश? क्योंकि इसमें 0 प्लस 0 डालोगे तो ठीक है, 10 0 से छोटा ही होता है। तो भैया ये वाली लाइन कहाँ पर होती है ना अंश? अभी भी कोई फोकस, अबे 10 0 से बड़ा होता है। अरे फोकस एक ही जगह रहता है, मैंने बोला 10 0 से छोटा होता है। आप कह रहे हो हाँ, 10 0 से बड़ा होता है ना। ठीक है, ये हो गया आपका शेड। अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा रीजन तुम लोगों को दिख रहा है जहां पर ये दोनों लाइन ओवरलैप हो रही है, यानी कि ओवर शेड हो रही है? बताओ। ये मत करो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? स्क्रीन मुझे थोड़ी दिख रही है। बताओ, ये वाला, बताओ ये वाला जहां मेरा अभी पेंसिल है, ये वाला पक्का? ये भी नहीं? ये वाला? ठीक है भैया, यही वाली एक ऐसी लाइन है जो दोनों में शेड हो रही है। अब इसमें आप लोग क्या करस्तानी दिखाना ना, इसको अच्छे से शेड कर देना, ऐसे करके। डन? मतलब आपके पास तो पेन है नहीं, ऑब्वियसली इतने सारे तो नहीं होंगे। आप उसी से अच्छे से शेड करोगे, मींस आप तो हल्का हल्का करोगे ना। आप बिल्कुल पेंसिल से हल्का हल्का करना, जहां पर पूरी शेड हो रही है वहां थोड़ा घस देना, इतना कि पन्ने ना फटे, ठीक है। और ग्राफ तो ना फटे, क्योंकि कसम से सीबीएसई में बिल्कुल नहीं देते दूसरा ग्राफ। भैया वो एक ग्राफ देते वो भी बहुत है, कई बार तो बोलते हैं उसी में बना ले, हम देख लेंगे बाद में, तो देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपने बनाया। अब एक बात बताओ, आपका रीजन कौन सा होगा? मतलब फिजिबल रीजन कौन कौन सा होगा? ओ, ए, सी, सी। भैया ये ओ लिखा मैंने, ये ए लिखा मैंने, ये बी लिखा मैंने, ये सी लिखा मैंने। दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है, इसमें क्या, तुम लोग क्या अलग हो? अच्छा, ए पॉइंट क्या बताना जरा? 0,3। भैया बी पॉइंट तो अभी नहीं पता अपने को। सी पॉइंट पता है आप लोगों को? 2,0। अब प्लीज, जिनको ये समझना था ना कि भैया इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं बताया और आपने स्किप कर दिया, बहुत चालाक को बता रहा हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक बात बताओ, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइन का। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पता है आपको, पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी आंसर नहीं आता। मींस अगर मैं कहूं कि दो पैरेलल लाइन जा रही है और उसके बीच में आंसर निकालो, तो उनका कभी आंसर नहीं आता। रीजन भी वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होती। भैया, भैया पैरेलल लाइन में आपने देखा है वो जो एक ग्राफ सा बनाते हैं अक्सर टीचर, और उसके आगे लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। उसका रीजन ये होता है क्योंकि दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना। तो हमेशा जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या फिर दूसरी लाइन कौन सी होती है? इंसिडेंट लाइन, यानी कि ओवरलैपिंग, यानी कि एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन बनी होती है तो उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। भैया ये आपने सुना तो था, बट प्लीज याद मत दिलाओ, है ना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? एग्जामिनर को लिख के दिखाना है 4 पॉइंट बी, और ब्रैकेट में लिख के दिखा देना उसको, अगर तुम्हें उसकी जान लेनी है तो, कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मींस एग्जामिनर को पता लगने लग जाएगा कि यार इस बंदे को पता है, फिर इसके बाद तुम चेप भी सकते हो ना बगल वाले से, है ना। मत करना ऐसा प्लीज। 3x क्या है? 5y इज इक्वल्स टू 15। भैया आप गलत लिख रहे हो, वहां ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, नहीं बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको इक्वल्स टू का ही साइन लिखना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इक्वल्स टू का साइन लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बात बताओ, किससे सॉल्व करके दिखाऊं? एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से? भैया टाइम की कोई कमी है, दोनों से कर दो, है ना। भैया फालतू आदमी हो आप। एलिमिनेशन से करते हैं पहले। और प्लीज मैं मजे ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए था गधो। कभी तो बोला करो कि ये आता है, हमें छोड़ दो। मतलब तुम लोगों को नहीं आता, मैं ऑनलाइन के लिए क्या छोड़ू? तुम लोगों की शक्ल पे 12 बजे एलिमिनेशन, अमित कर दोगे यहाँ बैठ के? आ जाओ अमित, मैं उठ रहा हूँ फिर।
पक्का? कॉपी। चलो एलिमिनेशन के लिए क्या सीखा हमने कि भैया किसी एलिमिनेशन का मतलब ही क्या है, एलिमिनेट करना है। बिग बॉस में हम किसी को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर, भैया आपको ना या तो एक्स को एलिमिनेट करना है या फिर किसको करना है, वाई को। बताओ किसको करें? एक्स को करूंगा, मैंने पूछा था, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैंने बस पूछा था और मैंने आंसर दिया। अब आपको करना क्या होता है, अगर आपको एक्स को एलिमिनेट करना है, तो जो एक्स का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 का है, देखो पहले इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। भैया आपको क्या करना है, इन इक्वेशन 1, किसमें, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और अभी मैं बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ प्लीज, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सुनो अब ये इसीलिए कह रहा हूँ, सुनो अब ये इसीलिए कह रहा हूँ, सुनो, ये इसका x का कोफिशिएंट आपको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, और इसका 5 वाला इससे, इस मतलब पता नहीं क्या बोला मैंने भी, सॉरी, हो जाता है कई बार बुढ़ापे में। सुनो भैया, पर मेरा बुढ़ापा नहीं है, तुम लोगों की बात कर रहा था मैं। हाँ सुनो भैया, यहाँ पर मैंने क्या करा कि x का जो कोफिशिएंट था उसको ऊपर वाले से पूरे से मल्टीप्लाई करा, यानी कि इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट था उसको मैंने नीचे वाले से पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बच्चों, जरूरी है कि मैं x वाले से ही सॉल्व करूं, y वाले का कोफिशिएंट लेता तो आंसर सेम आता? आंसर इज यस भैया, ये कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते तो भैया इक्वेशन 1 को किससे कर सकते थे आप, 2 से, और इक्वेशन 2 वाले को किससे कर सकते थे आप, 5 से। मतलब मैंने अब y को एलिमिनेट कर लेता, बट मैं x वाला करूंगा, ठीक है। अब यहां पर बताओ, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 15x, प्लीज सही से बताना, 25y, और 15 को 5 से करोगे तो 75, 75, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 को आपको 3 से करना है, करना जरा 3 से, तो ये हो जाएगा 15x 6y इज इक्वल्स टू 30। सही है बच्चों। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना आपस में, कट गया बेटा। 25 को 6 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा बेटा, 19y। और 75 को 30 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45। बड़ी गंदी फिगर आई यार ये तो, 45/19। भैया वो जो मैंने एक अभी लिखाया था ना 99.99 लिखवाया था ना अभी कहीं, वहां 100 कर देना, ठीक है। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो वो भी नहीं निकाल पाएंगे जो 0.00 थे ना, क्योंकि ये बहुत गंदा पॉइंट है। अब मैं अभी बताता हूँ ना बेटा, आप चिंता नहीं लेना किसी चीज की। 45.19 पता है कितना आता है सॉल्व करके, 2.36842। अब ये एग्जैक्टली कोई निकाल दे, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अब कई बंदे बोल सकते हैं निकाल लेंगे, बट मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। भैया एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, भैया आप एक काम करो, इस वैल्यू को पुट कर दो, या तो इन इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, खत्म कहानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझो भैया, इस फंक्शन को क्या करना था बच्चों, फंक्शन बताना प्लीज इसका, जल्दी से मुझे फंक्शन बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो देखो अब ये आपको क्या पता चल गया, यहां पर आपको किसकी वैल्यू पता चली है अभी, y की कितनी आई है, 45/19। आप चाहते तो x की भी निकाल सकते हो पुट करके। भैया ये सारे फंक्शन डालोगे, जिसपे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, डन है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये एलिमिनेशन से मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली ना, यहाँ पर कौन सा मैं बता देता हूँ आपको, सब्स्टिट्यूशन, ताकि एक बार ना रिवीजन हो जाए आप लोगों की, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, चलो, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। भैया यहाँ पर आप क्या करो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 15 माइनस 3x डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये कौन सी इक्वेशन थी बेटा, इक्वेशन 1। जब आपने इक्वेशन 1 को सॉल्व करा है तो इसको किस में पुट करोगे, इक्वेशन सेकंड में। भैया अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो मेरे स्क्रॉल करोगे ना लीनियर इक्वेशन, तो है डिटेल वीडियो, बस इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद तुम्हें कुछ पता भी है। इक्वेशन 2 में पुट करो, तो यहाँ पर 5x, और y की जगह क्या पुट कर दोगे आप, ये पूरी इक्वेशन, तो 2 15 माइनस 3x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। मतलब समझ आया मैं इसमें x की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी y की निकली हुई थी ना, x की भी निकल जाएगी, मेरे दो मेथड भी हो जाएंगे। थोड़ा बढ़िया बुद्धि चलाओ, है ना। ये 5 है गधो, 8 किसने लिखा, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 5। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 6x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक, खुद बन जा रहा है। चलो एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा, 25x प्लस 30 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 50। बताओ कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि 19x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50, 19x इज इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू 20/19। बच्चों मैंने कुछ ऐसा नहीं करा, सिर्फ सॉल्व करता चला गया यार, सिर्फ सॉल्व करता चला गया, बस एलसीएम लेके उधर भेज दिया, और ये कितने आ गए, 20/19। तो भैया अब एक आप चाहो तो चेक कर लेना, बट यहाँ पर मैं जा रहा हूँ किसकी वैल्यू लिखना है, इस पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 20/19।
तो यहाँ पर इस पूरे पॉइंट को लिख दो 20/19, 45/19 और मेरे को लग रहा है ये जो फंक्शन है सबसे हाईएस्ट इसी पे होगा मुझे लगता है। सबसे हाईएस्ट इसी पे होगा, 0 पे तो 0 हो जाएगा, इस पे कितना होगा? 9, इस पे कितना होगा? ये 2 है ना, ये होगा 10, ये पुट करके सच में ये ज़्यादा होगा। तो एक बार देख ही लें, 5 इंटू 20/19, 40 इंटू 3/19, तो भैया ऊपर कितना हो गया ये पूरा? 100, 45 को 3 से करेंगे तो 135, हाँ 135 और डिवाइड बाय कितना है 19, तो 135 डिवाइड बाय 100, 235 डिवाइड बाय 19, भैया फॉर श्योर ये सबसे ज्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 12.36। अगर इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, एग्जाम में करना ही पड़ेगा, आप ऐसे इंडिपेंडेंटली थोड़ी लिख दोगे कि यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही आंसर सही होगा, तो एग्जाम में तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आंसर आ रहा है 12.36, आपका इसमें आंसर आ रहा है, मैंने करके देख लिया, ठीक है। तो मीन्स यही आपका पीछे भी आंसर दे रखा होगा, पॉइंट बी। समझ आ गई सारी बातें? भैया मुझे ऐसा लगता है 95% बातें सिर्फ पुरानी थी, 5% जो बातें थी ना वो अर्जेंट टेस्ट से नई शुरू हुई। बाकी अगर कुछ बातें आपको नई लगी है ना, तो समझ लेना तुम लोग बेवकूफ हो, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था पहले, वो सारी बातें पुरानी थी। अब कर क्या रहे हैं, आप लोगों को पूरा का पूरा होमवर्क दे रहे हैं। भैया आप तो 3 वाले भी करा रहे थे, मेरा टाइम ओवर हो चुका है और मैं टाइम से ऊपर कभी काम नहीं करता। मज़ाक कर रहा हूँ, बट अभी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपसे हो सकते हैं, क्योंकि ये है 3 वाली इक्वेशन कहाँ पर है? ये रही 7th, 8th, 9th। अगर आपसे इसके 1-2 भी हो गए और कोई डाउट भी रह गया तो हम अगली क्लास में कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि कोई भी डाउट आपका होना नहीं चाहिए। पर अगर हुआ तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है? बाकी अभी मैं आप लोगों के लिए तो मैं 3D के डाउट ले रहा हूँ, बाकी मैं ऑफ कर रहा हूँ। कुछ उतारना है आप लोगों को? ठीक है, अभी आप लोग डाउट पूछ लेंगे। चलिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कर लीजिए रिवाइज, इसको पूरा खत्म कर लेना। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसका याद रखना, पक्का इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा ही, कोई चॉइस ही नहीं है, पक्का आएगा। ग्राफ का क्वेश्चन तो आता ही आता है हर बार। चलिए कर लीजिए पैकअप।